लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये टुडेज लेक्चर इज अबाउट एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है। सबसे पहले मैंने नेफ्रोलॉजी को सिलेक्ट किया है क्योंकि आप लोगों का जो टीओएस है, जो आप लोगों का डिटेल सिलेबस है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है। उसमें जो उन्होंने मेजर जो टॉपिक्स हैं उनको भी उन्होंने फर्दर जो है वो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, तो हम उसको ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द नेफ्रोलॉजी। ठीक है। नेफ्रोलॉजी में तीन चार ही उसके मेजर जो है ना वो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, सॉरी। और अगर आपने क्लियरली, उसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताती जाऊंगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स में कौन सी चीज़ें जो मस्ट हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए। ठीक है। ताकि आप इजीली जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर पाओ। क्योंकि अभी तक जेकेट एग्जाम के लिए कोई पर्टिकुलर बुक्स जो है वो उस तरह से नॉमिनेट नहीं हुई है, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट्स है ना उन पे ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ताकि बुक कोई भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो यू कैन इजीली एस द एग्जाम। ठीक है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द एक्यूट किडनी इंजरी। All right. So as you know that there are two types of renal failures. There is acute renal failure and there is chronic renal failure. तो आज हम acute renal failure या acute kidney injury, जिसको AKI भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। So basically, what is the AKI? It is defined as a decreased renal function. अच्छा, और let me clear one thing. I'm giving you overview of each topic from the step to CK, all right, because it is very comprehensive book. It almost covers all the subjects very nicely. So I think अगर आप इस पे भी अपनी grip जो है वो अच्छी रखो, तो आप easily जो है वो major जो topics हैं मेडिसिन की easily इसमें clear कर सकते हो। All right. So what is AKI? It is basically decreased renal function compared with the previous baseline within a period of less than 3 months, leading to the retention of creatinine and decrease urine output. So basically, acute renal failure होता है, it is basically a decline in the renal function. It is basically a decline in the renal function with the previous baseline। ठीक है। अब वो baseline जो है विद इन अ 3 months पीरियड टाइम ड्यूरेशन, वो उसमें नॉर्मल भी हो सकती है। ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले से पेशेंट जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज का पेशेंट था, जिसकी ऑलरेडी किडनीज डैमेज थी, लेकिन वो एक बेस लाइन पे चल रहा था। ओके। लाइक जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली अगर पेशेंट का पहले बेस लाइन क्राइटेरिया जो आपने देखा 4 months बैक, ठीक है, सपोज इट वाज 2, क्राइटेरियन वाज 2। ठीक है। और अब उसको 1 month बैक जो है वो कहता है कि मुझे ओलिगूरिया की कंप्लेन है। ठीक है। उसका यूरिन आउटपुट डिक्रीज्ड है और उसका जो क्राइटेरिन है वो बेस लाइन से एलिवेट होके 5 to 6 पे चला गया। ठीक है। विद इन अ 3 months ड्यूरेशन। सो यू विल लेबल दैट पेशेंट विद AKI। ठीक है। नॉट CKD। तो हम उसको लेबल करते हैं AKI ऑन CKD। ठीक है। तो बेसिकली 3 months की ड्यूरेशन इसमें इंपॉर्टेंट है कि विद इन 3 months अगर वो बेसलाइन से एलिवेट हो गया है उसका क्राइटेरिन लेवल, सो दैट वुड बी लेबल एज द एक्यूट किडनी इंजरी। और इसमें आप इसको डायग्नोस कैसे करते हो? ऑन द बेसिस ऑफ क्रेटिनिन। ठीक है। क्रेटिनिन क्या होता है? क्रेटिनिन इज बेसिकली जस्ट योर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ मसल, जो कि बेसिकली किडनी से एक्सक्रीट होता है। ठीक है। तो उसके जो एक्सक्रीशन का जो उसका लेवल है, उसी की बेसिस पे आप ये असेस कर लेते हो कि आपकी किडनीज कितना प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं या नहीं। ठीक है। एंड द अदर important point is decreased urine output or oliguria, which is defined as basically if your urine output is less than 0.5 ml per kg per hour, so you will label it as oliguria। तो अगर ये दोनों complaints आती हैं तो you will label it as acute kidney injury। ओके। अच्छा, जो जो आपको साथ confusions होंगी you can write it down or you can ask me in the chat as well। Alright। Okay, so next, what are the complications of acute kidney injury? So major complications which can occur in any disorder of the renal system would be metabolic acidosis or something related to the pH of the patient। ठीक है। तो या तो कुछ डिजीजेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, स्पेशली इन द एक्यूट किडनी इंजरी यू विल गेट द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस कैन ऑल्सो अकर। ठीक है। ये इनको ग्रेजुअली आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से डेवलप होती हैं। ठीक है। वॉल्यूम ओवरलोड कैन ऑल्सो अकर एंड जीरेनिया
व्हाट इज यूरीमिया? यूरीमिया इज बेसिकली कि जब वो जो जो भी हमारे जो मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, इफ द किडनीज आर अनेबल टू एक्सक्रीट देम, लाइक यूरिया, क्रेटिनिन, नाइट्रोजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बन रेशो। ठीक है, तो अगर वो ये प्रोडक्ट्स जो हैं, जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स हैं, दे आर नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनीज, देन दे विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड यूरीमिया। ऑलराइट, so if the kidney is in failure, if the kidney is not working properly, then uremia can occur. ऑल्सो वॉल्यूम ओवरलोड कैसे होता है? वॉल्यूम ओवरलोड ऐसे होता है कि पेशेंट, एज यू नो दैट द वाटर इन द बॉडी इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, सो इफ द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग properly, just like in acute kidney injury, then that fluid will keep on piling up in the body, leading to the volume overload. Patient will present with shortness of breath. Okay, patient will present with orthopnea. He will not be able to lie down. ठीक है, तो इस तरह की कंप्लेंट्स में वॉल्यूम ओवरलोड में आएंगी। इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मेलिटीज could also occur because of again fluid shifting। ठीक है, आपका फ्लूइड कितना एक्सक्रीट हो रहा है बॉडी से, कितना रिटेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हाइपोवोलीमिया से या हाइपरवोलीमिया से आपकी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेम गोज फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दैट योर एज kidneys are responsible for all the metabolic workup, like हाइड्रोजनाइंस की एब्जॉर्प्शन हो, बाइकार्ब की एक्सक्रीशन, बाइकार्ब की सिक्रीशन हो इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, ऑल of these functions are done by the kidneys. All right. So metabolic acidosis is also one of the complications. Next, मोस्ट केसेस ऑफ द AKI जो होते हैं ना, वो सेटल हो जाते हैं विद सपोर्टिव केयर। ठीक है, लाइक इफ द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर दैट कुड हैपन विद द AKI। ओके, सो इफ द कॉज इज डिहाइड्रेशन, अगर आप फ्लूइड जो है उसको रिससिटेट करोगे तो AKI आपका सेटल हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड सपोर्टिव केयर। ठीक है, और इफ द पेशेंट वाज हैविंग सम ड्रग्स विच आर कॉजिंग द किडनी डैमेज, तो अगर आप उसको रिमूव करते हो, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स को रिमूव कर देते हो, ठीक है, तो AKI वुड सेटल ऑन इट्स ओन। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसका नुकसान क्या होता है कि हर जब भी कोई एपिसोड होती है, इट्स लाइक अ स्कार ऑन अ किडनी। ठीक है, कि जब भी आप रिपीटेडली सपोज एक ही जगह पे अगर आप नाइफ के साथ कंटिन्यूस स्ट्राइक करते जाओगे, या सपोज यू टेक एन एप्पल और आप उस पे नाइफ से लाइट लाइट आप जो है ना वो सुपरफिशियली उसको स्ट्राइक कर रहे हो। ठीक है, तो जितना रिपीटेडली टाइम्स आप स्ट्राइक करोगे, the apple is not getting cut, but it's getting a scar, ठीक है, which can't be removed. So the same situation is here। ठीक है, कि each episode of AKI will lead to kidney damage that is somehow irreversible। alright, कि वो आपको हर एपिसोड जो है वो CKD के करीब लेके जाती है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या होता है कि कुछ एरियाज डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, जो रिवर्सिबल तो होते हैं, बट देयर इज सम स्कार, देयर विल बी सम परसेंटेज ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स विच विल गेट डैमेज एंड दे विल नॉट गेट रिवर्स। ठीक है, तो ग्रेजुअली आप CKD का रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, विद सिवियर और विद रिकरेंट AKI। सो दैट्स द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ AKI that takes you progressively closer to the development of CKD। All right. Okay, so I think the definition and criteria would be clear by now. If you have any confusion, just let me know in the chat box, all right? Okay, so this was all superficial for your understanding basically, but this table is very, very important, okay? क्योंकि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग रीनल में से ऑलमोस्ट आप लोगों को 8 MCQs आएंगे, एंड आई कैन से फॉर श्योर कि you will get 1 or 2 MCQ must from this table। Alright, so this table must be on your fingertips। ठीक है, ब्रॉडली हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, विच इज द फर्स्ट इज द प्री रीनल, सेकेंड इज द इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड द थर्ड इज द पोस्ट रीनल कॉजेज। ठीक है, so if the kidney is damaged, is being damaged by anything, then you must first classify that cause into these 3 subclasses. Okay, that either it's a pre-renal cause, either it's intrinsic injury, and either it's the post-renal cause। क्योंकि जब तक आप उस cause को अच्छे से डिफाइन नहीं करते या उसको आइडेंटिफाई नहीं करते, you won't be able to treat the acute kidney injury। All right, तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इनके डिफरेंसेस बेसिकली अंडरस्टैंड करना इज वेरी एसेंशियल। ठीक है, सो फर्स्ट इज अ प्री रीनल कॉज, एज द नेम सजेस्ट that the injury must be somewhere before the kidneys. All right, the kidney tubules itself are not getting damaged, but there is some pathology prior to the kidneys। ठीक है,
So what could happen there? The main reason, main pathophysiology behind the pre-renal causes are decreased renal perfusion, ठीक है, which is a decreased blood supply to the kidneys. तो जैसे कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गन में अगर परफ्यूजन कम होती है, ठीक है, तो उसका मेन कॉज क्या है कि या तो बैक बैक से ब्लड सप्लाई ही कम आ रही है, ठीक है, मेन वही होता है, या हाइपोक्सिया डेवलप हो रहा है, ठीक है, कि उस तरह से टिश्यू की ऑक्सीजनेशन नहीं हो पा रही, ठीक है. So there is some problem with the blood flow to the kidneys, which are leading to the decreased perfusion. It could be hypovolemia. ठीक है, hypovolemia किसी cause की वजह से भी हो सकता है. It could be due to dehydration, like in acute gastroenteritis. ठीक है, patient presents with multiple episodes of vomiting, multiple episodes of loose stools, which eventually led to the dehydration, and also patient develops oliguria or acute renal failure. ठीक है. So one cause is that hypovolemia. It could also occur with burns. ठीक है, in burns there is also fluid loss, massive fluid loss, ठीक है, which can cause the acute kidney injury. All right, there could also be decreased intravascular volume. ठीक है, fluid displacement. What is fluid displacement? That fluid is being shifted into the third spaces. ठीक है, there is no complaint of fluid loss. There would be no vomiting, loose stools, but the fluid in the body is being shifted to the third spaces. ठीक है, like in ascites, like in sepsis, ठीक है, जिसमें वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और इस वैस्कुलर परमेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट का फ्लूइड जो है वो थर्ड स्पेसिस में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है. ठीक है, सेम गोज इन लाइक पैनक्रेटाइटिस. ठीक है, इन द कंडीशन ऑफ शॉक, hypovolemic shock especially, and in the septic shock as well. ठीक है, you can also see this picture in cirrhosis. What is cirrhosis? It's basically, you can say, the chronic liver damage. ठीक है, आपने आई होप यू हैव सम आइडिया अबाउट सिरोसिस. में हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द लिवर सेक्शन. बट सिरोसिस कुड ऑल्सो अकर, एंड देयर कुड बी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ठीक है, increased vascular permeability as we have discussed. ठीक है, so these are also all causes which are causing the fluid to be displaced into the third spaces, leading to the decreased renal perfusion and eventually renal failure. All right, renal artery stenosis. What's a renal artery stenosis? It's a very important cause. ठीक है, और ये renal artery stenosis आपने वर्ड लास्ट में अपने माइंड में रखना है. ये वर्ड्स एक्चुअली going on कि renal artery which is supplying the major portion of the kidneys is getting stenosed. यानी कि ब्लड सप्लाई जो है रीनल को वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे टिश्यू हाइपोक्सिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, एंड इवेंचुअली किडनीज वुड गोइंग टू फेलियर. Next is hepatorenal syndrome. What is hepatorenal syndrome? As the name suggests, hepatorenal syndrome is basically that your kidneys are functioning fine, okay, but there is some pathology in the liver which is eventually causing the kidneys to get failed. All right, so that's called the hepatorenal syndrome. We'll discuss it in detail in the liver section, but just for your minor briefing, that it can also lead to the acute renal failure. all right, हेपेटोरेनल के कोई भी लिवर की डिजीज थी, ठीक है, मेनली सिरोसिस की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी लिवर की पैथोलॉजी थी जिसकी वजह से इवेंचुअली आपकी किडनीज कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं. ठीक है, so that would be caused hepatorenal syndrome. It's a very terminal disease. All right, next are the drugs. Drugs में NSAIDs are there, and there would be ACE inhibitors. ठीक है, ACE inhibitors could also cause the pre-renal failure. All right, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज ऑल्सो. एस इनहिबिटर्स का माइनर मैं आपको ब्रीफिंग दूं, और एनसर्ट्स दोनों क्या करते हैं कि हाउ दे कॉज द रीनल फेलियर. ये एज यू नो दैट, अगर आपको थोड़ा सा, अभी हम आगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा किडनी का स्ट्रक्चर अगर याद हो, ठीक है, तो उसमें एफरेंट arterioles which are supplying, which are coming towards the glomeruli. ठीक है, and there were efferent arterioles which are coming away from the glomeruli. All right, so afferent arterioles जहाँ से blood supply सारी glomeruli में जाती है, और वहां से further kidneys की tubules में supply होती है via the Bowman's capsule. तो अगर afferent arterioles की constriction हो जाए, ठीक है, तो वहां से क्या होगा कि blood supply जो है that would get compromised. ठीक है, तो वो effectively kidneys को supply नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्री रीनल फेलियर हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली एस इनहिबिटर्स और एनसैइड्स ये दोनों यही करते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल्स जो कि ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं टुवर्ड्स योर किडनीज, तो उसको कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, उनकी कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. ठीक है,
नेक्स्ट है सीसीएफ, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, स्पेशली विद द डायूरेटिक ट्रीटमेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कैसे करता है प्रीरीनल फेलियर? इसकी कॉज ये होती है कि जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डिक्रीज रीनल परफ्यूजन है, ठीक है, बट द कॉज कुड बी कमिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टार्ट, लाइक आई वाज रेफरिंग टू द हार्ट, ठीक है, कि अगर हार्ट से ही ब्लड सप्लाई कम आ रही है, एक तो ये था कि किडनीज की ब्लड सप्लाई जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हुई हुई है, कम हुई हुई है, लाइक इन रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, लाइक इन हेपेटोरीनल सिंड्रोम, लाइक विद द ड्रग्स, ठीक है। लेकिन अगर पीछे से ब्लड सप्लाई ही कम आ रही है ना, तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग प्री रीनल फेलियर, ठीक है, लाइक विद कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ठीक है, जिसमें हार्ट जो है उसका पंपिंग मैकेनिज्म ही इफेक्ट हुआ हुआ है, तो उसमें हार्ट की कैपेसिटी ऑलरेडी कम है टू पंप द ब्लड, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि पेशेंट जो है ना कुड गो इनटू प्री रीनल फेलियर, ठीक है। इनके कॉजेज मैं इसीलिए आपको इतनी डिटेल में बता रही हूँ ताकि हर चीज आपको इसमें क्लैरिफाई हो, बिकॉज यू कैन गेट इन द एमसीक्यूज, यू कैन गेट इन द paper a scenario related to any of these causes, all right? You can get a scenario about hypovolemia, ठीक है, तो ये आपके बेसिकली ये आपके क्लूज हैं, ठीक है, आपके हिंट्स हैं जो आपने पिक करने हैं फ्रॉम द सिनेरियो, ठीक है। उसमें हाइपोवोलीमिया का जिक्र हो सकता है, उसमें सिरोटिक पेशेंट से बात स्टार्ट हो सकती है, ठीक है, उसमें आपको पेनकेटाइटिस के वो सिम्टम्स देख सकते हैं, दैट पेशेंट could come with the sepsis as well, ठीक है, और he could be having some drugs, ACE inhibitors and cells, तो ये चीजें आपके माइंड में होंगी ना causes, तो you can easily pick that it is PNL, all right? So next, firstly, I'm just talking about the causes of all the types, all right? The next is the intrinsic type. So what is the reason of the basically intrinsic causes happen when the injury is happening within the nephrons, right? You know that what is a nephron? Nephron is basically the structural unit of kidneys. Okay, it is the most basic structural unit of kidney. So whenever an injury starts within the nephron, it could result in the intrinsic type of acute kidney injury. All right. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप इज एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, एटीएन भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, एटीएन ये वर्ड लाजमी याद रखना है। और प्री रीनल में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन इंट्रिंसिक टाइप ATN, acute tubular necrosis is very important, all right? And it can happen from ischemia, ठीक है, from nephrotoxins, from glomerulonephritis or some embolic disease or rhabdomyolysis, all right? We will discuss them one by one. So what is acute tubular necrosis? ठीक है, acute tubular necrosis basically damage to the renal tubules, all right? आपको पता है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ द रीनल ट्यूबुलर सेल्स व्हिच आर लाइनिंग द रीनल ट्यूब्यूल्स, ऑलराइट? सो व्हेनेवर some damage happen to those tubular cells, yeah, then that would be called as acute tubular necrosis, and that could happen from ischemia, कि अगर ब्लड सप्लाई जो है रीनल ट्यूब्यूल्स को वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, okay, और that could happen from some nephrotoxins as well. नेफ्रोटॉक्सिन्स में ड्रग्स भी आ जाती हैं, नेफ्रोटॉक्सिन्स में कंट्रास्ट डाई भी हो सकता है, ठीक है, बट कंट्रास्ट डाई कौन सा, जो हम लोग कोई भी सिटी स्कैन करवाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, द सेम कंट्रास्ट दैट इज बीइंग यूज्ड इन द एंजियोग्राफी, ठीक है, दैट आर ऑल द नेफ्रोटॉक्सिन्स, ऑलराइट? नेक्स्ट द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की हम लोग टाइप्स फर्दर डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है, विद इन द किडनीज, ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कॉज कर रहा है। एम्बोलिक डिजीज, देयर इज सम कोलेस्ट्रॉल और देयर इज सम atherosclerotic emboli which is blocking the supply to the nephrons, all right? Or there could be rhabdomyolysis. What is rhabdomyolysis? Rhabdomyolysis is basically a breakdown product of it refers to the breakdown of muscles, ठीक है, which leads to the excretion of red cast in the urine, ठीक है, इसमें मडी ब्राउन कास्ट यूरिन में मिल जाते हैं रेप्टोमाइलोसिस में, जिसकी वजह से आपको पेशेंट अक्सर कंप्लेन करता है कि ही इज हैविंग डार्क कलर्ड यूरिन इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो दीज आर ऑल मसल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स व्हिच आर गेटिंग एक्सक्रीटेड इन द किडनीज, ठीक है, तो दैट इज आल्सो अ कॉज ऑफ इंट्रिंसिक रीनल इंजरी। interstitial nephritis, ठीक है, interstitial nephritis and acute tubular necrosis, all right, these are two major classifications of intrinsic renal injury, all right? So interstitial nephritis
is mostly caused by drugs, which damages the interstitium of kidneys, the inner structure of the kidneys, all right? Drugs could be penicillins, it could be cephalosporins, NSAIDs, sulfa drugs, PPIs, which are omeprazole, lansoprazole, these sort of drugs, all right? Allopurinol. You have to remember these drugs very well. ठीक है, because a nephrotoxic drug is a must in papers, right? So you must remember them. That NSAIDs could damage the kidneys both in the prerenal type as well as in the intrinsic type. While ACE inhibitors cause damage prerenally क्योंकि वो afferent arterioles की constriction करती हैं. Intrinsic में जो nephrotoxic drugs हैं, these are all penicillins, ठीक है, penicillin, cephalosporins, sulfa drugs, NSAIDs, PPIs, and allopurinol. There are countless other drugs as well, but you should remember at least these, all right? So, what are the causes of post-renal type? As the name again suggests, that there is some pathology outside of the kidneys. So, what is after the kidneys? Okay, you will get the ureters, you will get the bladder, you will get the urethra. All right. So, अगर इन areas में कोई भी pathology है, which is leading to the symptoms of raised creatinine and decreased urine output, so they will go into the category of post-renal. ठीक है, उसमें प्रोस्टेटिक डिजीज भी हो सकती है. प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट जो है, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है मेल्स में दैट इज बीइंग एनलार्ज, जो कि ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, तो बीपीएच भी बोलते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है कि कंप्रेशन होता है ऑन द ब्लैडर और यूरेटर्स, ठीक है, विच लीड्स टू द बैकफ्लो ऑफ द यूरिन. यूरिन गेट्स ब्लॉक्ड और वहां पे यूरिनरी आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ग्रेजुअली किडनीज वहां से उनकी टिब्यूल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे. Intratubular obstruction from the crystal urea. There could be some crystal urea. There could be some stones which are obstructing the path, all right, which are obstructing the ureters or bladder. All right. There could be bilateral kidney stones which are damaging. क्योंकि अगर यूनिलैटरल किडनी स्टोन्स है ना, तो वो somehow मैनेज कर लेते हैं फ्रॉम द अदर किडनीज. किडनी स्टोन गो इनटू द कंप्लीट फेलियर, ठीक है, ऑलराइट. एंड देयर कुड बी सम कंजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है, कि बाय बर्थ ही आपका जो ट्रैक है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ हुआ. देयर इज सम कंजेनिटल obstruction of your urinary tract. All right. So these are all the differences between the etiologies of three subtypes of acute kidney injury. I hope it's clear now. Further, we'll dive into the details further. So, how can the patient present with, how will you identify from the history that the patient is having pre-renal intrinsic or post-renal failure? In the pre-renal, patient will present with the symptoms of hypovolemia, as I've already discussed. That is, the major reason behind that is decreased renal perfusion, all right? So there would be some symptoms of hypovolemia. There could be tachycardia, hypotension, or some underlying disease process. Like patient could have the history of liver failure, और पेशेंट could have history of nephrotic syndrome. ठीक है, nephrotic syndrome के जो फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, but I hope you remember there is proteinuria, or like there is edema. edema develop हो जाता है उसके अंदर, ठीक है. नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिक्रीज्ड एल्बुमिन है. तो ये सारे जो ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर्स हैं. तो अगर ये पेशेंट की हिस्ट्री में आते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका क्लू होते हैं टू पिक अप द प्री रीनल कॉजेस. Intrinsic, you mostly get the history of drug exposure, all right? The drugs which we have already discussed, or there could be some IV contrast media history. इसका मोस्टली सिनेरियो जो आपको मिलेगा ना, ये बहुत कॉमन है, okay? It is very commonly asked in exams. You will get some hint on आपको सिनेरियो इस तरह से आएगा that the patient has recently undergone some angiography, ठीक है, for his heart problem 3 days back, suppose. उसमें 3 days की ड्यूरेशन ही वैसे आइडियली होती है if you go with the advanced study. कि within 3 days, if the patient had contrast media and now he is having increased creatinine level, then this is contrast induced nephropathy, all right? So there is some hint of the IV contrast media, so then it would be intrinsic, all right? And if the patient is having red or dark colored urine, like in rhabdomyolysis, okay, so that would be intrinsic cause. Same goes for post-renal, that the patient is having signs of renal stones. What are signs of renal stones? लोअर ब्लैडर पेन, ठीक है, और रीनल कॉलिक हो रही है पेशेंट को, ठीक है, सुप्रा प्यूबिक पेन है, या डिस्टेंडेड ब्लैडर है. डिस्टेंडेड ब्लैडर क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन.
that if the obstruction is above the, below the bladder at the level of urethra, then the patient would have this tended bladder. Okay, that the urine is getting composed, but it's not able to get excrete because there is some obstruction. Okay, in the urinary tract. And if you go for the ultrasound, you will get the residual volume, post-void residual volume greater than 50 ml. Then you know that the urine is getting retained in the bladder. All right. So these are the features which you will get in the scenarios as a hint, or you will get in a day-to-day patients if you are working currently. Then they might help you as well. All right. So this is very important, which is coming next. Okay. So how would you differentiate them on the basis of lab values? Okay, this is very important because you will get some superficial scenarios from this table as well, from this part of the table as well, right? So what are the difference between the lab values in these three? इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना ओवरव्यू देती हूँ, okay, which might help you in understanding it better. कि किडनीज के जो मेन होता है ना, उनके तीन फंक्शंस होते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम, सॉरी, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड यूरिया, ठीक है. फर्स्ट जो फंक्शन होता है ना किडनी का, वो ये होता है, जस्ट फॉर द अंडर, ऐसे तो काउंटलेस फंक्शंस हैं, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि सोडियम और यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्रेटिनिन की सिक्रीशन, ठीक है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. ऑलराइट. सो फर्स्ट क्या था कि सोडियम एंड यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है. एज यू नो दैट द सोडियम एंड यूरिया दे बोथ गेट रीअब्सॉर्ब्ड व्हेन दे रीच द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और वहां से ब्लड में दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है. तो एक तो किडनी का फंक्शन ये होता है. दूसरा ये होता है कि जो क्रेटिनिन होता है बेसिकली, वो रीअब्सॉर्ब नहीं होता, बल्कि ब्लड में जो एक्सेसिव क्रेटिनिन की फॉर्मेशन होती है ना, वो रीनल ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होता रहता है, ठीक है. ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि वो रीनल ट्यूब्यूल्स में सिक्रीट होता है एंड इवेंचुअली इट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, क्रेटिनिन. एंड द थर्ड मोस्ट इज कि जो भी फ्लूइड हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स में आ रहा होता है, उसमें से सारे सोल्यूट्स किडनीज ने रीअब्सॉर्ब करके यूरिन को एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में एक्सक्रीट करना होता है फ्रॉम द बॉडी, राइट. तो ये किडनी के जो है ना, वो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको वो परफॉर्म करती है, ठीक है. अब जो प्री रीनल कॉज होता है ना, उसमें जो ये तीनों फंक्शंस है ना, ये इंटेक्ट रहते हैं, ठीक है, बिकॉज द पैथोलॉजी इज लाइंग अबव द किडनीज, ठीक है. और इसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज एक ये याद रखनी है कि प्री रीनल में, क्योंकि पेशेंट बॉडी में हाइपोवोलीमिया की सिचुएशन होती है, बॉडी में मोस्टली हाइपोवोलीमिक शॉक की सिचुएशन होती है, ठीक है, कि फ्लूइड लॉस हुआ है फ्रॉम द बॉडी, या फ्लूइड की थर्ड स्पेसिंग हुई है, जिसको भी बॉडी कंसीडर करती है एज अ फ्लूइड लॉस. ऑलराइट. और पेशेंट जो है ना, उसमें टैकीकार्डिया है, उसको हाइपोटेंशन है, तो बॉडी क्या करती है, बस कंपनसेटरी मैकेनिज्म, वो फ्लूइड को और सोडियम को प्रिजर्व करती है. इट होल्ड्स ऑन टू द सोडियम, ठीक है. दिस इज लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप सिर्फ ये लाइन जो है ना वो याद रखेंगे, तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल ऑफ दीज एमसीक्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू दिस टेबल. In the case of pre-renal acute kidney injury, there is a state of hypovolemia, ठीक है, and the body holds on to the sodium, ठीक है. और जब सोडियम के साथ, आपको पता है कि हमेशा वाटर मूव करता है ड्यू टू ऑस्मोसिस, और सो बॉडी बेसिकली होल्ड ऑन टू द सोडियम टू कंजर्व द फ्लूइड, ठीक है. तो प्री रीनल में क्या होगा कि बॉडी ने जब सोडियम को सीरम में ही होल्ड करके रख लिया है, उसको एक्सक्रीट नहीं होने दिया, ठीक है, उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया है, तो उसमें जो फ्रैक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है. सिंपल इज इट्स सिंपल लॉजिक कि बॉडी ने अपने आप को बचाने के लिए वहां पे, मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है. यू कुड इजीली सॉल्व दिस एमसीक्यूज. ऑलराइट. ये बॉडी में जब chaos की कंडीशन क्रिएट हुई, उसमें हाइपोवोलीमिया डेवलप हुआ, तो बॉडी ने अपने आप को सेव करने के लिए सोडियम को कंजर्व कर लिया, ठीक है. सोडियम को उसने एक्सक्रीट नहीं होने दिया इन द रीनल ट्यूब्यूल्स. उसकी वजह से बॉडी में सोडियम का कंटेंट रेज हो जाता है. सीरम सोडियम वुड बी हाई एंड यूरिनरी सोडियम वुड बी लेस, ठीक है. और दैट्स व्हाई इट इज बिलो 20 मिली एक्विवेलेंट्स पर लीटर.
ठीक है, एंड द सेम गोes for fractional sodium excretion that would be less than 1%. So these two values are very important, all right? And what would be the bulk creatinine ratio? सेकेंड इंपॉर्टेंट किडनी का फंक्शन था कि उसने क्रेटिनिन सिक्रीट करना था इनटू द रीनल ट्यूब्यूल सो दैट इट वुड गेट एक्सक्रीटेड वाया द यूरिन, ऑलराइट। लेकिन ये फंक्शन इसमें इम्पेयर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स ठीक है प्री रीनल में, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी में बन का बन व्हाट इज बन, ठीक है, बेसिकली इट इज ब्लड, यूरिया एंड नाइट्रोजन, ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स बेसिकली, उनका रेशो और क्रेटिनिन का रेशो, ठीक है, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बन वुड बी हायर देन द क्रेटिनिन, क्योंकि बर्न जो है वो किडनी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो वो क्या होगा कि यूरिया नाइट्रोजन का लेवल जो है और क्रेटिनिन का लेवल ये बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किडनी सॉरी क्रेटिनिन जो है वो सिक्रीट हो रहा है नॉर्मली इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल्स नॉर्मली काम कर रही हैं, ठीक है। बट द वेस्ट प्रोडक्ट इज बीइंग गेटिंग बिल्ड अप इन द किडनी, जैसा कि हमने बात किया था कि जो सोडियम है और जो यूरिया है, ठीक है, किडनीज उनको प्रिजर्व करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा कि यूरिया और नाइट्रोजन का लेवल ब्लड में रेस होना शुरू हो जाएगा एज कम्पेयर टू द क्रेटिनिन, ठीक है। तो बर्न क्रेटिनिन रेशियो जो है दैट वुड बी हायर, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेटर देन 20:1 नॉर्मली। ये रेशो होती है 15:1, ठीक है। तो अगर ये 20:1 से ज्यादा हो गई है तो इसका मतलब है कि कॉज प्री रीनल है, क्योंकि किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, ठीक है, किडनीज प्रॉपरली काम कर, रीनल ट्यूब्यूल्स प्रॉपरली काम कर रही हैं, बट देयर इज सम हाइपोवोलीमिया, दे आर गेटिंग स्लोली कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। तो इसीलिए वो रेशियो जो है ना वो इंटैक्ट रहेगी, दैट वुड बी ऑन हायर साइड, सोडियम वुड बी ऑन द लोअर साइड इन द यूरिन एंड हायर साइड इन द serum. All right. So now, what would happen to the urine osmolality? Obviously, urine osmolality would be higher. It would be greater than 500. ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है उसने सोडियम को सारा कंजर्व कर लिया इन द सीरम, सोडियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि सोल्यूट्स जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहे इनटू द यूरिन, ठीक है। यूरिन में सिंपली फ्लूइड जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो फ्लूइड जो है वो हाइपोटोनिक होगा विच विल लेड टू द इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी। वो इतना, आई होप इतना आइडिया आपको है कि ऑस्मोलैलिटी का लेवल जितना ज्यादा होता है इट मीन्स द फ्लूइड इज हाइपोटोनिक, ठीक है। और जितना कम होता जाता है इट मीन्स द फ्लूइड इज getting concentrated, ठीक है, the fluid is getting concentrated and it is getting hypertonic, ठीक है। तो बेसिकली if it is more than 500 then it is hypotonic solution, ठीक है। तो because the sodium is preserved in the serum, ठीक है, तो आपका सिर्फ fluid loss हो रहा है from the kidneys, that would be, yes, that would be increased, uh, sorry, that would be hypotonic solution, क्योंकि वो सिर्फ fluid है तो उसकी osmolality increase हो जाएगी, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट प्री रीनल। अब इसको आप रीनल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या इंट्रिंसिक कॉजेज से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें ये होता है कि अब इंट्रिंसिक में क्या हुआ है कि जो रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स हैं दे आर गेटिंग डैमेज्ड, ठीक है। सो ऑब्वियसली द थ्री मेजर फंक्शंस ऑफ किडनीज विच आर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड यूरिया, secretion of creatinine into the renal tubules, and the concentration of urine, they will all get compromised, all right, in the intrinsic type. So what you will get, you will get that now that sodium will not be reabsorbed as it was getting previously, ठीक है। तो सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। तो सोडियम की जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन है that would be higher because sodium is now getting excreted from the renal tubules, it is not getting reabsorbed, ठीक है, because of the damage to the renal tubule, their reabsorption function is now being compromised, all right। So you will get excessive sodium excretion that would be greater than 2%, ठीक है। urinary sodium would be greater than 40 milliequivalents per liter, and the same way now that the bun creatinine ratio, because now the creatinine is not getting secreted as well, ठीक है। so creatinine is now getting higher इन द बॉडी, क्योंकि क्रेटिनिन की भी उस तरह से एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही ना, तो क्रेटिनिन जो है वो भी सीरम में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब भी किसी रेशियो में डिनोमिनेटर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा तो रेशियो जो है ना इट विल स्टार्ट गेटिंग लेसर, ठीक है। दैट्स व्हाई जो बन क्रेटिनिन रेशियो है वो लेस देन 15 हो जाती है, क्योंकि क्रेटिनिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, बिकॉज क्रेटिनिन इज नॉट गेटिंग सिक्रेटेड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स फॉर एक्सक्रीशन, ऑलराइट।
and the urine osmolality would be less than 350. All right, now the question arises that now that sodium is getting excreted into the into the urine, ठीक है, सोडियम जब यूरिन में एक्सक्रीट होता जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट की हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक जो है ना वो स्टेट में जा रहा है यूरिन, क्योंकि एक्सेसिव सोल्यूट्स एक्सक्रीट हो रहे हैं इनटू द किडनीज, ठीक है, इनटू द यूरिन, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, इट विल बी लेस देन 350, क्योंकि अब सोडियम इज गेटिंग एक्सक्रीटेड इनटू द यूरिन, ठीक है, or now creatinine is getting excreted into the urine, so it will get hypertonic, ठीक है, it will be have less serum osmolality now। तो बेसिकली ना ये दो डिफरेंस हैं जिनको आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसको रीनल आर्टरी स्टीनोसिस का सिनेरियो देके भी पूछा जा सकता है, इसको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का सिनेरियो भी देके पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी ड्रग का रेफरेंस देके भी पूछा जा सकता है। और इनके आपको लेवल्स दिए होंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन आपको बताई हुई कि सपोज अ पेशेंट वाज टेकिंग some NSAIDs for the last 1 year, and now the patient has developed इंक्रीज्ड क्रेटिनिन का लेवल भी दिया होगा दैट लाइक इट्स अप टू 6 or 7, ठीक है, वन सिंस 1 month ही इज हैविंग डिक्रीज यूरिन आउटपुट एज वेल, सो व्हाट विल बी हिज, और जज पूछा था कि his fractional sodium excretion is greater than 2%, so where is the injury, where does the injury lies, ठीक है, और नीचे आपको ऑप्शन दी होंगी दैट रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगा, ठीक है, आपको एटीएन दिया होगा, या आपको दिया होगा कि बायलैटरल रीनल स्टोन्स हैं उसकी वजह से, तो उसमें अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा बैक ऑफ द माइंड कि तीनों में डिफरेंशिएट कैसे करना, सो यू कैन इजीली पिक इट फ्रॉम द सिनेरियो, ठीक है, ऑलराइट। तो इसमें बेसिकली सब डिफरेंस जो है ना फ्रैक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोलैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मोस्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन दैट इन द स्टेट ऑफ hypovolemia, in the state of pre-renal failure, kidneys will conserve, it will hold on to the sodium and eventually hold on to the fluid, ठीक है, और उसकी वजह से बॉडी में सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रैक्शनल सोडियम एक्सक्रीशन एंड यूरिनरी सोडियम वुड बी लेस, राइट, एंड यूरिन ऑस्मोलैलिटी वुड बी हायर बिकॉज of the hypotonic state, and pancreatinine ratio would be greater than 20:1, all right, okay, so this was how to differentiate between the lab values, ठीक है, now we mostly get the urine RE done in the in the renal pathology, ठीक है, so you will get the urinary sediments as well. They also help you in differentiating the cause. Like if you get the hyaline cast, it is mostly present in pre-renal causes. And if you get the RBC cast, dysmorphic RBCs, they will present in glomerulonephritis. WBC or eosinophil cast will be present in acute interstitial nephritis. Muddy brown or this cast are also very important. They're also asked in MCQs as well. मडी ब्राउन और ग्रैनुलर कास्ट, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ट्यूबुलर सेल्स जो डैमेज हो जाते हैं उनकी शेडिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, इन द यूरिन, और वो जब शेड ऑफ हो जाते हैं दे मोस्टली नेक्रोस्ड सेल्स like dead cells, so they're just like a brown mud, okay, so that's why you will get muddy brown or granular cast in the ATN. WBC कास्ट आपको मिलेंगे इन पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है, क्योंकि पाइलोनेफ्राइटिस ऑब्वियसली इट इज एन इन्फ्लेमेटरी स्टेट, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं WBC व्हिच फाइट ऑफ द इन्फेक्शन दे वुड बी प्रेजेंट इन द यूरिन। फैटी कास्ट would be present in nephrotic syndrome because there is a state of hyperlipidemia in nephrotic syndrome, ठीक है, तो ये कास्ट are also very important. Same goes for glomerulonephritis in which due to the damage of the glomerular capillaries there would be some blood cells shedding into the urine, okay, so these are also some major cast in the urine. How would you treat these causes for all the etiologies, okay, whenever you get a renal pathology, first of all you must check that what drugs the patient has been taking. You should avoid the nephrotoxic drugs, all of them, abruptly, all right, okay, these includes metformin, which is the first line drug for the glycemic control, and NSAIDs must be stopped uh, stopped at once, all right,
For intrinsic and post-renal etiologies, you can dialyze the patient if it meets the AEIOU criteria. जो आगे मैं आपको डिस्कस करती हूँ अबाउट दैट क्राइटेरिया। ऑल राइट, ठीक है। तो सब कॉजेज में सबसे पहले तो आपने जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हैं ना, उनको स्टॉप कर देना, ठीक है। और in the case of pre-renal, you know that there is decreased renal perfusion. So you will immediately replete the circulating volume, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री जो है ना उसमें प्रोब करना है कि कॉज क्या है, ठीक है। आपका ट्रीटमेंट जो है वो उसी कॉज के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। जिस तरह प्री रीनल फेलियर जो है उसमें कॉज जो होता है वो मेनली क्या होता है कि आपका फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हुआ हुआ है, ठीक है। तो आप उस फ्लूइड वॉल्यूम को आप रिप्लीट करोगे, ठीक है। और जब आप फ्लूइड जिस तरह AKI जो होता है ड्यू टू एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में पहले भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल एपिसोड्स होती हैं वॉमिटिंग की, लूज स्टूल्स की, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। और उस फ्लूइड लॉस की वजह से, ठीक है, आपकी बॉडी हाइपोवोलीमिया में चल जाएगी। तो उसमें अगर आप जैसे जैसे आप फ्लूइड रिप्लीट करते जाओगे ना, फ्लूइड रिससिटेशन करोगे, तो पेशेंट विल स्टार्ट रिकवरिंग, पेशेंट्स किडनीज विल स्टार्ट ब्लीडिंग अगेन, ठीक है। क्रेटिनिन लेवल विल स्टार्ट गोइंग डाउन। बट it's not the treatment for all of the causes of pre-renal acute kidney injury, ठीक है। इस हमने पहले डिस्कस किया था that if there is decreased cardiac output due to congestive cardiac failure, so there would be patient will already in the fluid overload, ठीक है। तो उसमें आप फ्लूइड फर्दर रिसेसिटेट नहीं करते या उसकी डेप्रीवेशन के अकॉर्डिंग असेस करके करते हो कि पेशेंट का डेफिसिट कितना। You cannot randomly resuscitate the patient with nephrotic syndrome, the patient with cirrhosis, or the patient with CHF, ठीक है, congestive heart failure, or the patient with hepatorenal syndrome as well, ठीक है। तो कॉज का मैंने इसलिए पहले डिस्कस किया था कि अगर आपने कॉज पिन पॉइंट कर ली तो ट्रीटमेंट वुड बी वेरी इजियर, ठीक है। क्योंकि हर पैथोलॉजी का डिफरेंट ट्रीटमेंट, लाइक इन हेपेटोरेनल इफ यू डोंट करेक्ट द hepatic pathology, the liver pathology, then your kidneys can't be fine, all right. So no matter how much fluid you resuscitate, your kidneys will not return to the normal level. Same goes for nephrotic syndrome, that if you are not treating the cause, you will not get the results. In congestive heart failure as well, that in CHF, mostly you have to diurese the patient. You have to take the fluid out because to take the patient out of that volume overload phase, right? So you have to treat the patient according to the cause. And in the case of intrinsic renal injury, it's comparatively easier to assess because if there is contrast nephropathy, you have to treat the patient with IV fluids. IV fluid will resuscitate to dilute the contrast and to get excreted from the kidneys. Okay, or you can use some non-ionic contrast agents as well. All right, or you can avoid all the nephrotoxic drugs as we have previously discussed because a major reason of acute interstitial nephritis is drugs, all right, nephrotoxic drugs। जो भी offending medication है उसको आप discontinue कर दोगे। Specific therapies are also applicable, like in glomerulonephritis mostly they respond to the steroids, corticosteroids। So in that case, if you suspect that this AKI is due to glomerulonephritis, then you can go for corticosteroids as well, ठीक है। And in the post-renal phase, you can also suspect that this जो post-renal obstruction है, it is due to the compression of the bladder. It is either due to stones. तो आप उसके according करोगे तो obstruction को relieve करना पड़ेगा आपको, ठीक है। If there is some urinary retention, then you have to go for the urgent bladder scan and you have to catheterize the patient, ठीक है। तो उसमें आपने उस obstruction को basically उसको relieve करना है। सो और पोस्ट रीनल में, ठीक है, पोस्ट रीनल में क्या होता है कि ये जो सारी लैब वैल्यूज थी ना ये वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द कॉज, ठीक है। उसमें ये सारी चीजें वेरी करती हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा। और उसमें क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन जिस लेवल पे हो रही है ना, उस लेवल के अकॉर्डिंग हम असेस करते हैं कि किडनीज कितना फंक्शन प्रॉपरली कर पा रही है या नहीं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मोस्टली जो है वो प्री रीनल और रीनल का डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट AKI, द लास्ट पॉइंट। Alright, and the history of AKI and nephrotoxin exposure should make the physician suspect a diagnosis of ATN. Okay, this one line is very important. Okay? In mostly, जैसे मैंने कहा था कि अगर
प्री रीनल है तो उसमें मोस्टली आपसे दो चीज़ों का ही हिंट, दो चीज़ों का ही पूछा जाएगा, विच इज़ रीनल आर्टरी स्टेनोसिस and the hypovolemic state. There could be some shock, there could be some cause of gastroenteritis, ठीक है, something like that. उसमें वो दो मेजर causes होंगी. In the cause of intrinsic renal injury, mostly you will get acute interstitial nephritis का scenario, और you will get the scenario of acute tubular necrosis. ठीक है, तो जब भी हिस्ट्री आए, जब भी पेशेंट प्रेजेंट करे विद AKI and there is some history of nephrotoxins, so this is mostly related to the एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस. ठीक है, और इसमें आपने सारे वो जो इंट्रिंसिक वाले क्राइटेरिया हैं वो याद रखने हैं. ओके, तो जैसा कि मैंने पहले बात की थी, AEIOU क्राइटेरिया, विच इज बेसिकली क्राइटेरिया दैट व्हेन टू स्टार्ट द डायलिसिस. ठीक है, क्योंकि मोस्टली डायलिसिस जो है वो हम तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज एंड स्टेज रीनल डिजीज. ठीक है, जैसे जब किडनीज जो है उनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज लेस देन 15. ठीक है, विच मीन्स दैट द पेशेंट इज इन ग्रेड 5. ग्रेड 5 जो है ना किडनी इंजरी हो चुकी हुई है ना, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इट इज कॉल्ड एंड स्टेज रीनल डिजीज. ठीक है, सो पेशेंट स्टार्टेड ऑन डायलिसिस, बट देयर आर सम कंडीशंस इन द एक्यूट किडनी इंजरी इन विच यू कैन डायलाइज द पेशेंट. ठीक है, तो बेसिकली 5 कंडीशंस है विच आर लेबल्ड एज AEIOU. So A stands for metabolic acidosis, not respiratory. All right, it is metabolic acidosis because metabolic acidosis and alkalosis, all that is controlled by kidneys. So if the patient is having severe metabolic acidosis, like the pH is below 7, okay, and the bicarb are very low, so that means that kidneys is getting excessive excretion of bicarbs. All right, so that is an indication for dialysis, because the patient would be, there would be multiple complications that could happen next. So it's very mandatory that you should go for the urgent dialysis. And if the patient is having electrolyte abnormalities, the most common electrolyte abnormality in the patient with CKD is basically a very important MCQ scenario, okay, which is being asked in exams, that is hyperkalemia. Okay, you must remember that. It is also complications of in the patient of CKD as well. And if the patient has ingested some toxic agent like salicylates, because salicylate poisoning is also very important. Theophyllenes, methanol, barbiturates, which are mostly in suicide cases, we see that the patient develops acute kidney failure due to these drugs, okay, due to overdose of these drugs. So barbiturates can be the cause. Lithium can also cause these 4 to 5 drugs are also very important. You must remember them by your heart. Ethylene glycol. Okay, so these drugs are often asked in scenario with a hypothetical situation in which you have to pick up the treatment. So there would be dialysis. Okay, if the patient presents with salicylate, barbiturates, lithium poisoning, ethanol, methanol, theophyllenes, right? And if there is fluid overload, which is refractory to the treatment, like if the patient is in excessive fluid load because the kidneys are not functioning properly, and you have given diuretics to remove the excessive fluid, but the patient has gone into a refractory condition that he is not further responding to the diuretics, so that patient needs urgent dialysis. All right, and next is uremic symptoms. That if the patient has developed the complication of uremia due to excessive waste products in the body. So uremic symptoms कौन से होते हैं? That the patient can develop into uremic encephalopathy. मुझे पता है कि जो मोस्टली एमोनिया है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है. ठीक है, और वो वहाँ पे क्या करती है, ब्रेन को इरिटेट करके वहाँ पे इंसेफलोपैथी कॉज कर सकती है. ठीक है, अमोनिया. सो बेसिकली यूरेमिया कैन कॉज द पेशेंट टू डेवलप अ कंफ्यूज्ड और डिसोरिएंटेड स्टेट. ठीक है, विच हैपेंस इन इंसेफलोपैथी. और जब आप उस कॉज को सेटल करते हो, उसमें कोई ब्रेन की इटसेल्फ पैथोलॉजी नहीं होती. ठीक है, आप जब कॉज को सेटल करते हो, यूरेमिया को सेटल करते हो विद डायोरेटिक्स और विद फ्लूइड इनटेक, तो क्या होता है कि वो इंसेफलोपैथी इंप्रूव हो जाती है, और विद डायलिसिस एज वेल. ठीक है, and if the patient has developed pericarditis, okay, if the fluid overload has happened so much that it starts getting developed into the pericardial cavity. So pericarditis is basically the inflammation of the pericardium. ठीक है, तो वो उसमें भी जो है वो यूरेमिक सिम्टम्स, ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूरेमिक सिम्टम्स. ठीक है, तो उसमें भी
ये इंडिकेशन है फॉर अर्जेंट डायलिसिस, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, if the patient is having some bleeding disorders because the patient is mostly anemic and there are decreased platelets in CKD. If the patient is having uncontrolled nausea, pruritus, or myoclonus as well. If the patient is now starting having myoclonic jerks due to uremia, ठीक है। So these are all symptoms of uremia, ठीक है। These are also are all complications of uremia. So you have to dialyze the patient in this situation, ठीक है। So this is what AEIOU criteria. A stands for severe metabolic acidosis. E stands for electrolyte abnormalities, in which the most common is hyperkalemia. And if the patient has ingested some toxic agent, if the patient is having fluid overload due to kidneys malfunctioning, and the patient has developed uremic symptoms, okay, so you have to urgently dialyze the patient if he is hemodynamically stable, because the blood pressure must be suitable for dialysis. ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है। उसमें सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि उसकी यू हैव टू रिमेम्बर द टाइम ड्यूरेशन, जो कि 3 मंथ्स की। हम ब्रीफली रिव्यूइंग इट एंड देन आई विल जस्ट एंड द लेक्चर। क्योंकि AKI में क्या होता है कि उसमें 3 मंथ्स का ड्यूरेशन, 3 मंथ्स का जो टाइम फ्रेम है, यू मस्ट रिमेम्बर इट। विद इन द 3 मंथ्स द इंजरी दैट हैज elevated the creatinine from its base level in the last 3 months would be labeled as AKI. And oliguria is also one of the diagnostic criteria, but it is not mandatory. All right. So, and the next is this table. The three different types of acute kidney injury. Okay, what is the difference between pre-renal intrinsic causes and post-renal? How would you differentiate them on the basis of etiologies? How would you differentiate them on the basis of history points? Again, in pre-renal, renal artery stenosis and hypovolemia is very important. In intrinsic, acute tubular necrosis and interstitial nephritis and their causes are very important. And in post-renal, bilateral kidney stones and BPH, okay, prostatic enlargement. These are also very important. And on the basis of history, on the basis of lab values, कैसे आपने differentiate किया था कि kidneys जो हैं they hold on to the sodium in the pre-renal cause. That's why urinary sodium is less and serum sodium is higher. ठीक है? So the difference of sodium excretion, what are the type of cast in different types of kidney injury? We have discussed that, and their treatment briefly. Because treatment is not mostly asked because it is mostly avoidance of the causative agent. Okay. And next we have discussed that what is the criteria for the urgent dialysis in case of acute kidney injury. Okay? That is the AEIOU criteria. All right. So this was all about the acute kidney injury. And next we'll discuss about the chronic kidney injury in the next lecture. So if you have any questions, you can ask me now, or you can ask me later in the group as well.